सर एक बात, हाँ बैंक भी वही चाहेगी कि वही रुपया दे दो मुझे। हाँ, मैं अभी इस पे आते हैं, आपके वाला सवाल पे दे देंगे। अगर इसी पे पहले ही लेना है तो पहले ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका सवाल, आपने कहा कि आप बैंक के वकील होने के नाते आप कह रहे हो कि ये रुपया नकली है और या फिर ये लीगल टेंडर है, तो आप लीगल टेंडर ही दे दो, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि ये मुझे यही दे दो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये नकली है, और आईपीसी का सेक्शन 489 ABCDE ये कहता है कि नकली नोट रखना, नकली नोट देना, नकली नोट मांगना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आजीवन कारावास तक की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। देख लीजिए, आप लिख के दे दीजिए। लेकिन वो नकली है, ये नकली है, ये साबित मैं अभी कर देता हूं। हाँ, ये नकली है, ये मैं अभी साबित कर देता हूं, ठीक है भाई। अगर ये नकली है फिर तो 489 लगती है। अब आते हैं, यानी कि अगर ये नकली है तो 489 ABCDE लगती है बैंक के ऊपर जिसने भी ये पैसा हमको दिया है। तो ये नकली कैसे है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। वचन पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। ये गवर्नर का एफिडेविट है देश की जनता के नाम। बीइंग एन एडवोकेट, आप मुझे बताएंगे क्या मैं किसी मुद्दे पर अपना एफिडेविट बदल सकता हूं? कोमा और फुल स्टॉप भी इधर उधर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। किसी और का भी नहीं कर सकते, मतलब अपना भी नहीं कर सकते, किसी और का तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए मैंने एक एफिडेविट दे दिया कहीं पर और मैंने ही उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसको चेंज करके कोई और एफिडेविट दे दिया, अब इन दोनों केसेस में सबसे पहला बात, मेरे ऊपर मुकदमा होगा, ये तय है ना। अगर मैंने अपना एफिडेविट बदल दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा। दूसरा बाद में दिया हुआ एफिडेविट नकली माना जाएगा। पहले वाला ओरिजिनल होगा या बाद वाला, पहले ये बताइए। दोनों भी ओरिजिनल हो गए। नहीं, दोनों नहीं। देखिए, पहले जो दिया था उसको कोर्ट ने सच मान लिया और उसको एडमिट कर लिया, पहला एफिडेविट सच हो चुका। तो अब इसके बाद आने वाला हर एफिडेविट गलत होगा, झूठा होगा, अगर वो उससे अलग है तो। अगर वो उससे अलग है तो, एम आई राइट? आपको जो 500 रुपए की डिजिट मिलती है वो इसी नोट के बदले मिलती है। ये 500 रुपए की जो है, आप इस 1 रुपए के बराबर इसको ऐसे 500 नोट मान लो तो भी इस 500 के बराबर मानोगे। अब तो यही मान रहे हो ना? अभी ध्यान से देखिएगा, बड़ा कमाल निकल के आएगा। आप इस 1 रुपए के 500 इकट्ठा करो या ये 500 वाला 1 इकट्ठा करो, बराबर मानते हो। फिर ये जो एक सिक्का है 1 रुपए का छोटा सा, ये वाले 500 इकट्ठा करो तो भी बराबर मानोगे। फिर ये लोहे वाला सिक्का है, एक दूसरा ब्रास भी इसमें है, धातु, ये वाले 500 इकट्ठा करो, ये भी बराबर मानोगे। डिजिट वाले 500 रुपए का नोट, 1 रुपए के 500 नोट, 1 रुपए के पुराने सिक्के, 1 रुपए के नए सिक्के, इन सबको आप 500 रुपए मान रहे हो। फिर ये 1906 का 50% चांदी वाला 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया, इसको भी 1 रुपये में मानोगे या इसको कैसे मानोगे? आज के दिन पे नहीं मान सकते। हम इसको कोर्ट में, बैंक में लेकर गए हैं, बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। बैंक बोलता है ये भारतीय रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है, अगर आपके खाते में जमा होगा तो 1 रुपये में ही जमा होगा। इसमें 50% चांदी है, भले ही चांदी का हो, भले ही किसी का भी हो, रुपया है ये, रुपए का सिक्का है ये, और ये बंद नहीं हुआ है और आज भी बैंक इसे लेता है और ये 1 रुपये में लेता है। तो इस 1 रुपये में, इस वाले 1 रुपये में लगभग 800 ऐसे नोट आ जाते हैं। इस 1 रुपये में ऐसे 800 1 रुपये आते हैं। तो अब इस 1 रुपये की वैल्यू बैंक बराबर कह रहा है, लेकिन बाजार अलग अलग कह रहा है। अब इसको समझिएगा। फिर 1862 का 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर भी,
ये भी आज के टाइम पर बैंक में एडमिसिबल है। आप 1 रुपए में चलता है, अभी भी 1 रुपए में चलता है। लेकिन इसे बाजार में जाते हैं तो जब इसमें अगर 1 रुपए में एक टॉफी मिलती है तो इसमें लगभग 2000 टॉफियां मिलती हैं आज के टाइम पे। यानी इस 1 रुपए की कीमत और इस 1 रुपए की कीमत अलग अलग हो गई। ऐसा कैसे हुआ? और बैंक दोनों को 1 रुपए में ले रहा है। बैंक इसको मना नहीं कर सकता लेने में। यहां से थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि यार गड़बड़ है। पहले हम एफिडेविट वाली बात पे आ जाते हैं। मैं ये इसलिए बताया, ये रुपया जमा कराओ लोहे का मिल जाएगा, लोहे का जमा कराओ डिजिट मिल जाएगी, लोहे वाले 500 जमा कर दो, ऐसा ऐसा 500 रुपए का एक मिल जाएगा। ऐसे ठीक है ना, इन सबकी बराबर वैल्यू है ना। नोटबंदी जब हुई आपने 2000 रुपए 1000 और 500 के नोट बंद दे दिए और 500 का ये वाला मिला।